हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह की वो किरण पूरे घर में आंधी तूफान ले आई थी। सुबह जब राम किशन को होश आता है तो वह अपने घर की तरफ जाता है। वहाँ वही हाल होता है जो उसने रात को देखा था। वह बुरी तरह से रोने लगता है। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सब उसके पास आते हैं और घर की हालत देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हर तरफ वही नज़ारा जो देख के आत्मा तक कांप जाए। क्या हुआ राम किशन, और ये सब कैसे हुआ? सब उस कलंकनी का काम है। मेरी बीवी को मारा उसने। अपने पति का देखो क्या हाल किया है उसने। अपने बच्चे तक को खा गई वह औरत नहीं, डायन है वह, डायन। इतना कह वह खूब रोने लगता है। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ कि बहू ऐसा कर सकती है, मगर घर और उसके अंदर की हालत यही कह रही थी कि ऐसा और कौन कर सकता है। सब सोच में पड़ गए, लेकिन राम किशन रो रो कर सबको यही कहता रहा कि ये सब शोभा का ही किया धरा है, और लोगों को यकीन दिलाता रहा। उसकी बातें सुन गांव वाले भी दंग रह गए। उसने मेरे भाई का मांस खाया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी पत्नी को तार से खींचकर गला दबा दिया उसने। अपने जन्म लिए बेटे तक को नहीं छोड़ा उसने। वह स्त्री के नाम पर ही कलंक है। लेकिन राम किशन ने एक बार भी नहीं बताया कि सारी कमी उसी की थी। अपना इल्जाम वह सब शोभा पर डालता गया और उसे गांव वालों की नज़रों में दोषी ठहराता रहा। अब गांव वालों का गुस्सा बढ़ता ही गया और सब यही मान बैठे कि शोभा डायन है। अब सब उसकी मदद में जुट गए और सब लाशों को एक साथ इकट्ठा करने लगे। उधर शोभा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके सारे कपड़े खून में और मिट्टी में सने हुए थे। मुंह पर मिट्टी लगी हुई थी। वह अब भी बेहोश पड़ी थी। अचानक उसके हाथ की उंगली हिलती है और उसके हाथ में भी हरकत होती है। धीरे धीरे उसके हाथ और पैर में भी हरकत होती है। एक लंबी बेहोशी के बाद उसे होश आता है और वह धीरे धीरे बैठने की हिम्मत करती है, मगर उससे उठा नहीं जाता। अचानक उसे अपना बच्चा याद आता है और वह उठ खड़ी होती है, क्योंकि माँ की ममता ऐसी ही होती है। वह घर की तरफ चलती है और धीरे धीरे गिरते पड़ते किसी तरह गांव में पहुंचती है। जब सब लोग राम किशन की मदद से सभी लाशों को इकट्ठा कर रहे थे, तभी शोभा वहां पहुंचती है। सब लोग उसकी हालत देखते रह जाते हैं। वह किसी तरह दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन राम किशन उसको दरवाजे पर रोक लेता है। रुक जाओ डायन, अब किसे खाने के लिए आई है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। देखो अब बच्चे को खाकर भी पेट नहीं भरा इसका। आजा अब मुझे खा ले। यह कहकर वह रो पड़ा। अचानक गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी और उस पर पत्थर बरसाने लगे। वह दर्द से कर्राने लगी। एक पत्थर उसके सिर में लगता है और दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा बच्चा। लेकिन कोई उसकी चीख पुकार नहीं सुनता और उस पर पत्थर बरसाने लगते हैं। उसका दर्द से बुरा हाल हो गया था। वह किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वापस जंगल की ओर जाती है। गांव वाले भी उसे मारते मारते गांव से बाहर ले आते हैं। तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, बहुत पछताओगे तुम सब। मैं अपने बच्चे का बदला जरूर लूँगी। एक एक करके इस गांव के सारे बच्चे मरेंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम गांव वाले कहीं भी जाओगे, मैं वहां जरूर आऊंगी और इस गांव का नामो निशान मिटा दूंगी। और यह कहते हुए जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन सोचा नहीं था कि बेचारी शोभा के साथ इतना कुछ होगा। वह जंगल में पड़ी अपने बच्चे को मिस कर रही थी। तभी कुछ दूरी पर उसे कुछ जवान लड़के आते हुए दिखे। आज का बर्थडे गिफ्ट क्या है? आज का वह 4 लड़के किसी दूसरे गांव के थे जो आपस में बात कर रहे थे। जब शोभा को उनकी बात सुनी
तो वह मदद के लिए उनके पास जाती है। आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। चारों लड़के उसकी तरफ देखते हैं, जिनमें एक बड़ा था, जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल रही होगी। उसकी सुंदरता देख उसका दिल उस पर आ जाता है। हाँ, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी हम अपने दोस्त के बर्थडे के लिए सोच रहे हैं, जिसको कुछ अच्छा गिफ्ट करना है। आप सब कहाँ से हो? शोभा ने पूछा। ये सुंदर नगर के सेठ हुकुमचंद का अकेला वारिस मनोज है और आज इसका जन्मदिन है, एक ने उनमें से कहा। और इससे अच्छा गिफ्ट तो और क्या हो सकता है, तीसरे ने कहा। तो शोभा ने पूछा। तीनों दोस्त उसे कंधे पर उठा लेते हैं और उसे एक झोपड़ी में ले जाते हैं। वह चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो, मगर किसी ने उसे नहीं छोड़ा और उसकी इज्जत आबरू सब लूट लेते हैं। वह पहले ही घायल थी, दूसरा अभी रात को एक बच्चे को जन्म दिया और ऊपर से उन चारों ने बलपूर्वक उसका बलात्कार किया। वह चारों अपना काम कर निकल आते हैं और सुंदर नगर की तरफ बढ़ जाते हैं। बेचारी शोभा का मन अंदर से टूट चुका था। इन सब से अचानक झोपड़ी के बाहर तेज हवाएं चलने लगी। दिन में बादल छाने लगे। कुछ दिन ही गुजरे थे कि गांव के बच्चे मरने लगे। नए जवान बच्चे जो अभी 18 ही साल के हुए थे। गांव वाले डरने लगे। अब बात 2 गांवों की थी, सुंदर नगर और जीवन नगर, जहाँ से शोभा की कहानी शुरू हुई थी। और इन दोनों गांवों का सरपंच एक ही था, सेठ हुकुमचंद, जिसने गांव की इस समस्या के लिए दोनों गांवों को एक ही करने का फैसला किया और दोनों को एक नाम दे दिया गया, सुंदर नगर, जिसे आज सब लोग शापित गांव बोलते हैं। ये सारी कहानी सेठ हुकुमचंद को पहले ही पता लग गई थी और अपने बेटे की असलियत भी, लेकिन जब उसने अपने भाई सेठ गोवर्धन को भी शहर भेजा था तो उसने अपने बेटे को भी उसके पास शहर भेज दिया, ताकि गांव में जो हो रहा था उस पर उसका कोई असर ना हो। यह सब बैठा हुकुमचंद सोच ही रहा था कि अचानक उसकी आंख खुली, थप थप की आवाज़ के साथ। बाहर से किसी के दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ आई। सरपंच साहब, बाहर से कोई दरवाज़ा पीट रहा था। कौन है? सरपंच साहब ने अंदर से आवाज़ लगाई।